2017 की बेहद खूबसूरत मूवी बायोस्कोप वाला आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर देव मेदकर, IMDb रेटिंग 7.5। ये फिल्म एक बेहतरीन और खूबसूरत रूपांतरण है महान कवि एवं उपन्यासकार रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी काबुलीवाला का। आप भी अपने बचपन को जी उठेंगे। दोस्तों, अगर कहानी सुनना पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट पक्के से करें। हे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है OneWin, जहां मैंने इस गेम से पैसे बनाए हैं और मेरा फेवरेट गेम है लकी जेट। गेम में आपको पायलट के उड़ने से पहले सारे पैसों को कलेक्ट करना होता है। अभी मैं इस गेम में 6000 रुपए ऐड और कुछ पैसे जीतने की कोशिश करूंगी। मैं खेलने जा रही हूँ लकी जेट गेम। मैं यहाँ पे कुछ बेट लगाऊंगी और अच्छे ऑड्स के आने का इंतजार करूंगी। पैसे कमाने और बढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत वक्त है। वाओ, 2 times and I won 8120 rupees. Now keep playing. Wow, it's 1.89 times और मैंने जीत लिया 7560 रुपए। अब मैं चाहूँ तो पैसे विड्रॉल कर सकती हूँ। आज तो मैं लकी हो गई, तो मैं ऐसे ही खेलती रहूंगी। ओह, मैंने फिर से 1.95 टाइम्स जीत लिया। वाह, क्या दिन था आज का। अब मैं पैसे विड्रॉल कर रही हूँ, जिसके लिए आपको पहले लॉगिन करना है, उसके बाद विड्रॉ पे क्लिक करना है और जो भी मेथड पसंद हो उससे आप पैसे निकाल सकते हैं। अब बस मैं पैसे के आने का इंतजार करूंगी। आप भी इस गेम को खेल सकते हैं OneWin वेबसाइट से। इस साइट से आप बिना कमीशन के विड्रॉ कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी बहुत सिंपल है, वो भी बिना किसी वेरिफिकेशन के। गेम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप इस लिंक से गेम को खेलेंगे तो आपको 25,000 रुपए का बोनस मिलेगा। अगर आप पहली बार खेल रहे हैं, आपको बस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना है। आपको रजिस्ट्रेशन लिंक और प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस गेम में पैसे डिपॉजिट करने वाले हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि पेटीएम मेथड के द्वारा डिपॉजिट करें, क्योंकि ये फास्ट एंड बेस्ट है। गाइज, ये देखो कितनी जल्दी मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। ध्यान रखें, आपको लॉस भी हो सकता है, तो दोस्तों अपनी जिम्मेदारी से खेले। गुड लक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कोलकाता से रोबी बासु अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरने वाला है। अगले सोमवार को उसकी वापसी है। जाने से पहले उसने अपनी बेटी मिमी को फोन लगाया, मगर यहाँ काम में मशरूफ मिमी ने बाबा का फोन देखकर भी जवाब नहीं दिया और कोई रास्ता न सूझकर रोबी ने मिमी के नाम एक खत लिखा। डियर मिमी, कितना कुछ बाकी रह गया है हम दोनों में कहने सुनने को। अभी सोचता हूँ कि पता ही नहीं चला वक्त कितनी तेजी से निकलता चला गया। अगर कर सकता तो जरूर इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहता हूँ, लेकिन अभी जो हमारे दरमियान हालात है, सिर्फ माफी ही मांग सकता हूँ। इतने में उसके जहाज की सूचना हुई और उनके रिश्ते की तरह ये खत भी अधूरा रह गया। 2 दिन बाद मिमी को अचानक कोलकाता आना पड़ा। 249 यात्रियों के साथ सवारी करने वाली साउथ एशियाटिक एयरलाइंस की उड़ान संख्या SA-109 लापता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पहाड़ों के बीच शायद रास्ता भटक गया हो। एक खोजी दल को भी उनके पीछे भेजा गया है। जल्द ही ये रिपोर्ट आई कि जहाज उड़ान संख्या SA-109 जो कराची के रास्ते कोलकाता से काबुल जा रही थी, दुर्घटना का शिकार हो गई है, जिसका मलबा अफगानिस्तान के नानगरहार क्षेत्र से बरामद किया गया है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद उस जहाज में मरे यात्रियों के परिवार परिजन अपना दुख जाहिर करने लगे। उस भीड़ में मिमी भी खड़ी है। फैशन फोटोग्राफी के एक जाने माने हस्ती रोबी बासु की मौत पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक मना रही है। भोला काका मिमी को घर ले आया। वो इस घर में तब से है जब मिमी के बाबा रॉबी अपने लड़कपन में थे। छोटे से मिमी को भी उन्होंने ही गोद में खिलाया है। इस परिवार के कुछ और रिश्तेदार तो जरूर है, मगर इस घर में मिमी का भोला काका के अलावा और कोई नहीं। आखिरकार खून के रिश्ते ही तो सब कुछ नहीं होते। उनका दुख मिमी से भी अनदेखा नहीं रहा, लेकिन कुछ अरसे से घर से बाहर रहने की वजह से वो हर रिश्ते से दूर चली गई है। मिमी ये सारी बात अपने दोस्त माइकल को बता रही है। मुझे समझ नहीं आता बाबा को अचानक अफगानिस्तान जाने की क्या पड़ी थी। नहाते वक्त बाथरूम में रखे बाबा की दाढ़ी बनाने वाली ब्रश, लोशन की खुशबू, मिमी की कुछ बचपन की यादें ताजा हो गई। माँ के गुजर जाने के बाद बाबा से वो नजदीकी नरमी कभी मिली ही नहीं। वो फोटोशूट में नई नई मॉडल्स के साथ बिजी रहते और मिमी के काम के बीच में आ जाने से उसे बड़ी डांट पड़ती। मिमी जब बाथरूम से निकली तो दरवाजे पे पुलिस खड़ी है। भोला काका उनसे किसी बारे में बात कर रहे हैं। इतने में मिमी को एक फोन आया और उसे जल्दबाजी में कहीं जाना पड़ा। देर शाम घर लौटने पे पता चला कि कोई रहमत नाम का जेल से छूटा हुआ आदमी उनके यहाँ रहने आया है। भोला काका ने बताया, तुम्हारे बाबा ने ही रहमत को जेल से छुड़ाने की और उसकी कस्टडी के लिए कोर्ट में याचिका भरी थी। वो केस तो जीत गए, मगर अब वो रहे नहीं तो उसकी जिम्मेदारी मिमी पर आ गई है। एक तो वैसे ही बाबा के गुजर जाने के बाद मिमी कितना कुछ अकेले संभाल रही है। घर के अंदर, बाहर, मीडिया, पुलिस, और अब ये नई मुसीबत उसके सर पर आ गई है।
फिर उसे वापस विदेश अपने काम भी तो जाना है। वो किसी जेल से छूटे हुए खूनी की जिम्मेदारी उठाने के लिए कतई तैयार नहीं। उसने भवानीपुर पुलिस थाने पे फोन भी किया, मगर उन्होंने कहा कि वो अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। खुद रोबी बासु ने बकायदा केस जीतकर उसे समय से पहले जेल से निकाला है, कस्टडी भरी है। अब पुलिस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। मिमी ने गुस्से में जब रहमत को जाकर देखा, सफेद कुर्ता, सफेद हो चुके बाल, बूढ़ी आंखें, जमीन पर बैठ फ्रिज से कुछ निकाल कर खा रहा है और फर्श पर उसने पेशाब भी कर दिया है। मिमी के गुस्से का बांध टूट पड़ा। उसने तुरंत भोला काका को कोर्ट से जुड़े रहमत खान के पेपर्स लाने को कहा। उसमें किसी नंदन धर नाम के गवाह का नाम दिया गया है। भोला काका ने कहा, मिमी तुम्हें रहमत खान याद नहीं? कैसे याद रहेगा काका, तब मैं सिर्फ 5 साल की थी। फिर वो बोले, मैं नहीं जानता तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कुछ बताया है या नहीं, लेकिन वो अफगानिस्तान इसी रहमत के लिए जाना चाहते थे। मिमी थोड़ी देर के लिए खामोश रह गई। भोला काका बोले, रोबी बाबा आखिर के दिनों में अपने ऑफिस में रहमत को लेकर ही व्यस्त रहा करते थे। यही कोर्ट कचहरी के कागजातों में से शायद तुम्हें कुछ मालूम पड़े। रॉबी ने घर के एक कमरे में ही अपना दफ्तर बनाया हुआ था। उनकी कुर्सी पे बैठते हुए मिमी को बड़ा अजीब सा लग रहा है। सामने पड़ी फाइल में कुछ अफगानिस्तान के मानचित्र और उससे जुड़े शोध के कागजात हैं। उसमें मिमी के क्लास 1 की ड्राइंग कॉपी भी रखी है, जिसमें कुछ अजीब से रंग बिरंगे कपड़े पहने तस्वीरें बनी हुई है और अदालती कार्यवाही के सबूत जो है रहमत खान विरुद्ध स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिनमें लिखा है, इक्तादार हुसैन के कत्ल के जुर्म में रहमत खान को ताउम्र कैद की सजा मिली है, मगर आज जब वो 70 साल के हो चुके हैं और अल्जाइमर नाम की बीमारी से ग्रस्त है, यानी भूलने की बीमारी, तो मुख्य अदालत से ये याचना करता हूँ कि रहमत खान की आगे की सजा खारिज कर उन्हें उनके मुल्क वापस जाने दिया जाए। और इसी वजह से रॉबी को उनकी जमानत दी गई है। पता ही नहीं चला मिमी कब वहीं बैठे बैठे सो गई। सुबह जब वो अफगानिस्तान एम्बेसी के दफ्तर गई, उन्होंने कहा, आप रहमत को अफगानिस्तान भेजने के बारे में ना ही सोचे। एक तो काफी समय हो गया है, वहाँ अफगानिस्तान में कुछ नहीं बचा है, ऊपर से उम्र के आखिरी पड़ाव में है, दिमागी बीमारी है, इसीलिए शांति से यही जिंदगी के बचे हुए दिन गुजारने दे। वहाँ से हताश होकर जब मिमी घर पहुँची, उसने भोला काका से कहकर उनके लिए एक कमरा दिलवाया, क्योंकि अब लगता है कुछ समय तक तो रहमत इस घर से कहीं नहीं जाने वाला। उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ मिमी के अजीब से सपनों का, जिससे काफी दफा वो चौंक कर उठी, मगर उनका मतलब समझने के लिए उसे अपने दिमाग के परतों दर जो परतें चढ़ चुकी है, उनकी गहराई में उतरना होगा। अचानक मिमी 5 साल की हो गई और गली मोहल्लों से होते हुए उसकी खिड़की के नीचे से एक आवाज आई, बायोस्कोप वाला आया रे, मैं बायोस्कोप वाला। भोला काका की हथेली से एक सिक्का लेके नंगे पांव दौड़ते हुए मिमी पहुंची उस 25 साल पुराने रहमत खान के सामने। एक बायोस्कोप वाला जो अपने साथ एक जादू का कारवा लेके आता था, सिर्फ 1 रुपए में। एक जादुई पिटारा जिसमें कैद है रंग बिरंगे होश उड़ा देने वाली दुनिया। मिमी उन सपनों का पीछा करते करते बाबा के कमरे में आई, जहां आज के रहमत को बैठा पाया, बायोस्कोप वाला। दिमाग को उसके भले ही कुछ याद नहीं, लेकिन हाथ तो उसका काम जानते हैं। उसने थामी हुई है 2 कांच के लेंस। वो तो इस शख्स को तब से जानती है जब उसने खुद को भी नहीं जाना था। उसने ये सारी बातें माइकल से कही। ये इंसान जो मेरे दिमाग में, मेरी यादों में बसा है, मुझे अभी भी मुश्किल हो रही है उन सभी तारों को जोड़ने में, मगर वो यही इंसान है। इतना मुझे समझ आ गया है। याद है फिल्म स्कूल में भी पढ़ते वक्त मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था, वो इसी आदमी के बारे में था। इसी इंसान ने मुझे कहानी बुनना सिखाया, उन्हें सच मानना सिखाया, और मैं रहमत को नहीं पहचान पाई। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं तो उसे रखने को भी तैयार नहीं थी। मेरे बाबा उन्हें जेल से निकालकर अफगानिस्तान भेजना चाहते थे। उन्हें कुछ तो पता होगा रहमत के बारे में। हाँ, एक गवाह का नाम एक जगह मिला था, नंदन धर। शायद वो रहमत को जानता हो। और अगले ही दिन वो नंदन धर को ढूंढने निकली। बहुत मुश्किल के बाद वो आखिरकार मिल ही गया। उसने कहा, हाँ रहमत खान, जहाँ लोग काजू किशमिश छुआरा लेकर आते, अफगानिस्तान की सरजमी से वो फिल्मी दुनिया का कारवा लेकर आया करता था। एक बायोस्कोप साथ लिया फिरता था। उसके साथ 2 औरतें और भी आई थी। सफर में उसका बायोस्कोप टूट गया था, तब मैं उसे चोर बाजार ले गया था। वहीं वो तुम्हारे बाबा रॉबी बासु से पहली बार मिले थे। रहमत के कैमरे के लेंस की जानकारी देखकर बासु साहब बहुत चकित हुए थे। फिर क्या था, दोनों का आना जाना शुरू हो गया। मिमी बोली, मगर उन्हें जेल की हुई थी, खून किया था उसने मेरी आंखों के सामने। नंदन बोला। जब मिमी और भोला काका घर लौटे, रहमत जमीन पर बेहोश पड़ा मिला। जल्दी एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल भर्ती किया गया। मिमी समझ नहीं पा रही कि जिस बायोस्कोप वाले की छवि उसके मन में है, क्या वो यही रहमत है जो खूनी है
कैसे ये दोनों एक ही इंसान हो सकते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए उन दो औरतों के बारे में पता करने नंदन उन्हें सोनागाछी ले गया, एक रेड लाइट एरिया जहाँ औरतें धंधा करती है। मगर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। ऐसे दिन गुजरने लगे। मिमी के अंदर की कश्मकश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और एक दिन जवाब खुद चलकर मिमी के पास आया, वहीदा के रूप में। वही दो औरतों में से एक जिसे ढूंढने मिमी सोनागाछी गई थी। आगे की कहानी उसने मिमी को सुनाई। जब वो अपना मुल्क छोड़कर भाग रही थी, उसकी मुलाकात गजाला से हुई। रहमत भाई और गजाला एक ही गांव से थे। उस वक्त भी बहुत टूटे टूटे से दिख रहे थे वो। उस समय सरहद पार करने के लिए एजेंट हुआ करते थे। जैसे जैसे सरहदें पार होती गई, कीमतें बढ़ती गई और बात औरतों की आबरू पर आ गिरी, जो खान साहब को कतई मंजूर नहीं था। भागते भागते अचानक खान साहब चेक पोस्ट की तरफ मुड़े। उनका बायोस्कोप छूट गया था, जो वैसे भी मारपीट में टूट फूट चुका था। मगर फिर भी पता नहीं ऐसा क्या था उसमें कि खान साहब ने अपनी जान जोखिम में डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। हमने खान साहब को हमारी हिफाजत के लिए साथ कलकत्ता चलने को कहा। यहाँ पहुंचकर सर छुपाने के लिए हमने इक्तदार हुसैन के यहाँ जगह ली। यहाँ पैसे कमाने के लिए बाहर मुल्क से आए औरतों की बॉक्सिंग करवाई जाती, जिसपे लोग पैसा लगाते और वही हमारी भी कमाई का जरिया बना। यहाँ आकर भी हमारी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। एक दिन इख्तिदार की नीयत मुझ पर खराब हो गई और उस दिन खान साहब हमें बचाने के लिए इख्तिदार से लड़ पड़े। उसका मरना एक हादसा था जिसे लोगों ने कत्ल समझ लिया, मगर खान साहब का इरादा शुरू से नेक था, हमारी हिफाजत। गजाला खुशनसीब थी कि इस दलदल से निकल गई। उसे शौहर मिला, परिवार बना, बाकी बचे मैं और खान साहब। हम दोनों की ही किस्मत खराब थी। मैं धंधे वाली बन गई और खान साहब जेल की सलाखों के पीछे एक कैदी। सुनते सुनते मिमी की आंखें नम हो गई। क्या गजाला का पता, फोन नंबर मिल सकता है? मिमी ने पूछा। वहीदा ने उसकी एक पुरानी तस्वीर थमाते हुए कहा, एक बार दिखी थी बाजार में, पर उसने अनदेखा कर दिया था। मिमी ने वो तस्वीर सोशल मीडिया पर डाला, दोस्तों से शेयर किया और इस औरत का पता लगाने को कहा। इन सब भागा दौड़ी में मिमी थम सी गई जब पुलिस स्टेशन से फोन आया। जहाज हादसे में इंतकाल हुए लोगों के परिवारजनों के मलबे से बरामद उनके सामान देने को बुलाया गया है। वो मंजर रूह कंपा देने वाली थी। चित्थड़ों में लोगों की यादें वापस आई है। मिमी अपने बाबा से इतनी ही दूर हो गई थी कि अब तो उनका सामान भी नहीं पहचानती। वो बाबा की चीजों को समेटकर वापस ले आई। उनकी 13वीं के दिन पूरा परिवार, पड़ोसी सब जमा हुए। जब उसे रोबी के लिए 2 शब्द कहने को कहा गया, मिमी के पास ज्यादा कुछ नहीं है कहने को। बस इतना कहा, मुझे मालूम नहीं था कि बाबा इतनी जल्दी चले जाएंगे। मुझे लगता था अभी तो बहुत वक्त है उनके पास, हमारे पास। अभी भी उनके बारे में सोचने की कोशिश करो, आधा ही चेहरा नजर आता है, क्योंकि बाकी आधा तो हमेशा कैमरे की आड़ में छुपा रहता था। उस दिन वो शोभिता से मिली। एक तरह से कहे तो मिमी की माँ लीला की गुजर जाने के बाद रोबी को संभालने वाली। मगर मिमी को समझ नहीं आया क्यों उन्होंने शोभिता को उनकी जगह नहीं दी। जिस पे शोभिता बोली, मिमी तुम्हारे बाबा कभी तुम्हारी माँ लीला की जगह किसी को नहीं दे सके। तुम जितना भी उन्हें बुरा सोचो, मगर सच तो यही है कि उन्होंने तुम्हारे लिए अपने हिस्से की कुर्बानी दी है। पर आज मैं खुश हूँ कि तुम खुद मुझसे बात करने आई। इसका मतलब उसने मेरे ऊपर तुम्हें चुनकर सही किया। जब मिमी रहमत के पास उन्हें ले गई, शोभिता को याद है वो दिन शहर में कर्फ्यू लगा था। वैसे भोला काका तुम्हें स्कूल से लेने जाते थे, मगर उस दिन नहीं जा पाए। वो रोबी को बोले तुम्हें आते वक्त ले आने को, लेकिन उसे भी आगे जाने नहीं दिया गया। 2 दिन बाद रहमत तुम्हें सही सलामत लेकर आया। एक मुसलमान होने के नाते हिंदुओं ने उन्हें बहुत मारा पीटा। उस दिन तुम्हारे बाबा लोगों पे बहुत गुस्सा हुए थे और वो रहमत को अंदर ले आए। अब धीरे धीरे सारे पत्ते खुलने लगे हैं। यहाँ मिमी को गजाला से मिलने का मौका भी मिल गया। गजाला का खान साहब के हालचाल पूछने पे मिमी बोली, बहुत कमजोर हो गए हैं। गजाला उन्हें इस हालत में नहीं देखना चाहती। वो खान साहब को वैसे ही याद रखना चाहती है जैसे वो 25 साल पहले हुआ करते थे। उसने बताया, खान साहब अपने गांव में बड़े बुजुर्ग के बीच बहुत माने जाते थे। उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा सिनेमा हॉल में बदल दिया था। आसपास के गांव से भी लोग आया करते थे हिंदी पिक्चरें देखने। वैसे तो 10-15 साल पुरानी होती थी, मगर हमारे लिए तो वही नई थी। फिर तालिबान का जोर पकड़ने लगा। उन्होंने सिनेमा को हराम करार दे दिया और एक दिन उनके सिनेमा हॉल को नफरत की आग में झोंक दिया गया। खान साहब के लिए सिनेमा एक जरिया था लोगों की सोच बदलने का। मगर वो कहते हैं ना, नदी को चाहे जितना भी रोक लो, वो अपना रास्ता निकाल ही लेती है। उनकी वक्त को
समझ को बदलने का एक नया जरिया बनाया उन्होंने, बची हुई सिनेमा की रील से बायोस्कोप बनाकर, यानी बड़े पर्दे का खेल अब उनके छोटे से पिटारे में। पर एक दिन वो फिर पकड़े गए। तब उन्हें कहा गया कि उनकी गलती की सजा उनकी 5 साल की बेटी को दी जाएगी, बिल्कुल तुम्हारी जितनी थी जब वो तुम्हें मिले थे। उन्हें लगा कि वो मुल्क छोड़ दे तो शायद तालिबान उनकी बेटी और बीवी को छोड़ देगा, और इत्तेफाक से हम एक ट्रक में मिल गए। गजाला ने उसे गांव का नाम पता लिखवाया। मिमी को अब जाके मालूम हुआ कि उसके बाबा दरअसल रहमत के परिवार को ढूंढना चाह रहे थे। घर आकर अपनी उसी ड्राइंग कॉपी में मिमी को अब याद आ गया कि वो रंग बिरंग आदमी रहमत है। एक पन्ने पे रहमत का एक हाथ तो मिमी ने पकड़ा है, लेकिन दूसरा राबिया ने, रहमत की 5 साल की बेटी। कितनी अजीब बात है ना, कई दफा जवाब हमारे पास पहले से होते हैं और सवाल बाद में आते हैं। और रॉबी की उन बची खुची चीजों में उसे बाबा का उस दिन का लिखा खत मिला। ऊपर पता पेरिस का लिखा है, खत में आगे लिखा है, लेकिन अभी जो हमारे दरमियान हालात है, सिर्फ माफी ही मांग सकता हूँ। मुझे लगता है हर आदमी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे जिए किरदारों में से एक किरदार को चुनना पड़ता है। मुझे एक पिता और दोस्त यानी तुम्हारे और शोभिता के बीच चुनना पड़ा था। शायद तुम समझ सको मैंने क्यों तुम्हें चुना। एक पिता के जज्बात बहुत दफा अनकहे रह जाते हैं। पिछले 10 सालों से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ उस इंसान के लिए कुछ करने की जिसका दिल हम में से सबसे बड़ा है। 10 साल पहले जिस दिन तुम फिल्म स्टडी के लिए फ्रांस जाने वाली थी, उसी दिन रहमत जेल से भाग आया था। उसकी सजा खत्म होने वाली थी, मगर उसे आना पड़ा क्योंकि उसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उसने सोचा कि तुमसे मिलना इस वक्त बहुत जरूरी है, मगर अब ये वापस गया तो सजा और खिंच जाएगी। ये सुनते ही किसी काम के बहाने में अंदर आया और पहला फोन तुम्हें लगाकर घर कुछ देर के लिए आने से मना किया और दूसरा फोन पुलिस स्टेशन लगाया। एक आदमी जेल से फरार होकर मेरे घर पर है। शायद उस वक्त मुझे वही करना ठीक लगा, मगर बाद में पता चला कि रहमत की बिल्कुल तुम्हारी उम्र की एक बेटी अफगानिस्तान में है। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाली जिसमें नन्हे बच्चों के हाथ के निशान बने थे, एक तुम्हारे और दूसरा उसकी बेटी का। उसने गीली आंखों से मुझे देखते हुए कहा, इतने सालों तक मैं अपने मुल्क से दूर जिंदा रहा सिर्फ इन 2 बच्चों की यादों की वजह से। एक दूर है तो क्या हुआ, एक तो मेरे पास है। इसीलिए मुल्क वापस जाने से पहले एक बार मिमी को देख लो, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। बाकी की जिंदगी ऐसे ही काट लूंगा। मगर बहुत देर हो चुकी थी कुछ भी करने को। पुलिस दरवाजे पे खड़ी थी। उस वक्त भी रहमत ने मुझसे कहा, आपने बिल्कुल ठीक किया साहब, मैं भी आपकी जगह होता तो यही करता। मुझे ये बात आज तक सताती है। काश मैंने पहले उसकी पूरी बात सुन ली होती तो वो आज अपनी बेटी के पास होता। इसीलिए मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ, अगर हो सके तो रहमत की बेटी को वापस लाने। ये कोशिश एक बाप की दूसरे बाप को उसकी बेटी से मिलाने की है। मिमी को उस दिन घर से निकलते हुए रहमत का सीढ़ियों पे मिलना अचानक याद आ गया। उसने माइकल से कहा, मैं और बाबा हम दोनों ही रहमत के एहसानमंद है। मुझे अफगानिस्तान जाना होगा। रास्ते में बार बार मिमी को लगा जैसे बाबा आसपास है, उसे देख मुस्कुरा रहे हैं। अफगानिस्तान पहुंची तो देखा पेरिस से माइकल आया हुआ है। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार मिमी को खंडहर बन चुका एक पूरा गांव मिला। रहमत का घर, उसका सिनेमा हॉल अब इसी खंडहर का हिस्सा है। वहाँ दफन कुछ लोगों में मिमी को राबिया का नाम किसी पत्थर पर खुदा मिला। शायद इसी अनहोनी की बेचैनी ने रहमत को उस दिन जेल से भागने पे मजबूर कर दिया होगा। कुछ बेवक्त की बेचैनी बेजुबां होती है, मगर अंदर तक खंगाल देती है। लौटते वक्त मिमी खामोश है। कितनी कोशिश, कितनी हिम्मत करके भी इंसान जब खाली हाथ रह जाता है, ये वो एहसास है जो रहमत और रॉबी ने भी महसूस किया होगा कि कितना कुछ करना था, कुछ हो ही नहीं पाया। कुछ ना मिल पाने की कड़वाहट भी जिंदगी की लज्जत को बढ़ा देती है। तब मिमी को समझ आया, मैं ही तो थी, मैं ही तो हूँ उनके लिए राबिया। वो रिश्ता जो मिमी वक्त के साथ भुला चुकी थी, किसी के लिए जिंदगी गुजारने का सहारा थी। जिंदगी जीने के लिए सगे रिश्तों की ही जरूरत नहीं होती, बस रिश्ते सच्चे होने चाहिए। घर आई तो रहमत को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। वहाँ शोभिता, वहीदा, गजाला सब मौजूद हैं। मिमी रहमत से बोली, बाबा जान, मैं आपके घर गई थी, मैं राबिया से भी मिली। स्कूल जाती है, बहुत बदमाशी करती है। वो अब बड़ी हो गई है और प्रोजेक्टर में उनके गांव के खेलते बच्चों की कुछ वीडियोस चल रही है। रहमत ने नजरें उठाकर देखा, एक बायोस्कोप चल रहा है। जैसे सिनेमा में वक्त नहीं गुजरता,
रहमत के लिए उनके बच्चे आज भी 5 साल के हैं, जिनके हाथों के निशान बने रुमाल आज भी उनके जेबों को भरे हुए हैं। रहमत ने जो रंगीन कारवां का सिलसिला शुरू किया था, आज वो उम्र भर का सफर तय कर उसी के पास लौट आया है। एक बायोस्कोप वाला को और क्या चाहिए। बस कहानी यही खत्म होती है। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।